हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में धातु एवं अधातु में अंतर भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ लिया था हमने। यानी सीधी भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो हमने भौतिक गुणों के आधार पे जो अंतर था वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे और आज के इस सेशन में इस अयस्क और धातुकय पूरे चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। तो हम अपना आगे का कंटिन्यू करते हैं, जिसमें पढ़ेंगे रासायनिक गुणों के आधार पे क्या अंतर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है रासायनिक गुण, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो इसको ध्यान में रखते हुए समझिएगा। अब क्षारीय प्रकृति के एक तरफ ये धातु का लिखा गया है और एक तरफ अधातु का लिखा गया है। ये ध्यान रखिएगा कि जो अधातुएं होती हैं वो किस तरह से बिहेव करती हैं और जो धातुएं होती हैं वो किस तरह से बिहेव करती हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आप लोग देखे होंगे, सोडियम हमारी क्या है, धातु है, पोटेशियम क्या है, धातु है। तो इसके जितने ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्षारीय होते हैं। परंतु एल्यूमिनियम, जिंक तथा टिन के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये दोनों तरह बिहेव करते हैं। मतलब उभयधर्मी का मतलब ये होता है कि ये क्षारीय भी हो सकते हैं एंड साथ ही साथ अम्लीय भी होने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखते हैं। सो इसलिए इनको हम उभयधर्मी के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। अम्लों के साथ जब ये धातुएं क्रिया करती हैं तो क्या करती हैं। अब देखो, अम्लों के साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप अम्ल देखते होगे तो अम्ल होता है HCl, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है इसे। तो क्या करती हैं, कुछ धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं तथा लवण बनाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, NaOH प्लस HCl एक बहुत फेमस सा रिएक्शन होता है। याद रख लो इस चीज़ को। कभी भी आपसे इसका अगर रिएक्शन लिखने के लिए पूछ भी दिया तो इसको चेंज कर देना, ठीक है। अब ये जो धातुएं होती हैं ये क्या करती हैं, अभी हमने पढ़ा कि अम्लों के हाइड्रोजन को रिप्लेस करती हैं, यानी हटा देती हैं। जैसे यहाँ पे पढ़े होंगे, कुछ धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को क्या करती हैं, विस्थापित करती हैं। याद रखना। और जब हम ये Na जो है वो इस H को हटा देगा, तो ध्यान से समझना, ये H हट जाएगा। इसका मतलब ये जो Na है ये Cl के पास आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, NaCl। बाकी क्या बचा दोस्तों, तो बाकी बचा यहाँ पे H और यहाँ पे क्या बचा, OH। तो H और OH जो हम जोड़ेंगे तो 2 बार H हो जाएगा और 1 बार O हो जाएगा। इसका मतलब H2O। तो इस तरह से ध्यान रखना कि जब अब देखो NaOH जो है ये हमारा क्या है, क्षार है, और ये जो है हमारा एसिड है यानी अम्ल है। जब ये दोनों मिलते हैं, कभी भी क्षार और एसिड अगर मिल रहे हों तो हमें लवण तथा जल, और याद रखना ऊष्मा भी निकालते हैं ये सब। और इस तरह की प्रक्रिया को, यानी इस तरह की जितनी भी क्रियाएं होती हैं रासायनिक, उन्हें हम कह सकते हो विस्थापन प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो लिखा गया हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल बताइए या उदाहरण सहित प्रदर्शन कीजिए। तो ये है वो विस्थापन अभिक्रिया कि ये जो Na धातु है ये हाइड्रोजन को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और अगर ध्यान रखोगे यहाँ से, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है अम्लों से जब भी धातुएं क्रिया करती है तो हाइड्रोजन को ही विस्थापित करती है। इट मीन्स दैट कि जितने भी एसिड होते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जितने भी एसिड होते हैं उनमें जरूर हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये आप नोट डाउन करके लिख सकते हो कि जितने एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन जरूर से जरूर पाया जाता है। अच्छा, अब देखो हाइड्रोजन से संयोग का क्या नियम होता है। तो हाइड्रोजन से जो संयोग दिया गया है, अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन से संयोग नहीं करती हैं। कुछ धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम को मैंने बताया, अभी हमने देखा कि सोडियम यानी ये जो Na है इसी को सोडियम बोलते हैं दोस्तों। अभी हम जब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम पूरी पीरियोडिक टेबल बहुत डीपली मैं आपको पढ़ाऊंगा। वहां पे आपको समझ में आएगा किस एलिमेंट को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सोडियम, अधिकांश धातुएं संयोग नहीं करती हैं, परंतु कुछ धातुएं जैसे लिथियम हो गई, आपकी सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, ये सब क्या करती हैं, हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थाई यौगिक बनाती हैं। मतलब ये जो यौगिक बनाएंगी ये अस्थाई नहीं होंगी। अगर हम इसको थोड़ी सी और ऊष्मा प्रदान कर दें इस रिएक्शन को, तो ये जो हमारा NaCl यानी इसी को हम नमक कहते हैं, याद रखना इसी को नमक कहते हैं, ये
टूट जाता है, तुरंत फट जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब ये NaCl को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बिकॉज ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे चीज़ों को तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होने के कारण क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हाई पावर, हाई इंटेंसिटी की होती हैं। सो दैट्स वाई इनको तोड़ना आसान नहीं होता है। और जब हम इनको तोड़ नहीं पाते हैं या जब हम तोड़ने जाते हैं तो हम जब तोड़ते हैं तब भी हमें उस ऊर्जा ज़्यादा देनी होती है, यानी उष्मा ज़्यादा देनी होती है। और जब ये टूटते हैं तो ये खुद उष्मा छोड़ते हैं। जैसे कभी आप ट्राई करना कि नमक को, यानी नमक जो आपका होता है उसको कभी आग में डाल के देखना तो वो आवाज़ करता है। खड़ा वाला जो नमक आता है, आप देखे होगे, खड़ा मतलब जो एक तरह से कह सकते हो दाने दाने का टाइप का करके मिलता होगा, वो हमेशा आवाज़ करता होगा, ठीक है। तो फूटने के समय आवाज़ करता होगा। तो ये था इसका हाइड्रोजन से संयोग, ठीक है। अच्छा, अब विद्युत प्रकृति कैसी होती है, विद्युतीय प्रकृति कैसी होती है? धातुएं धन विद्युतीय होने के कारण विद्युत अपघटन करके कैथोड पर एकत्र हो जाती हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले, आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक रिएक्शन बताया था जिसमें विद्युत अपघटन को बताया था। एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड का मतलब बताया था। कैथोड का मतलब होता है कैटायन, कैटायन का मतलब ही होता है धनायन। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो धातुएं होती हैं ये धन विद्युतीय होती हैं, इसलिए ये कहाँ पे आ जाती हैं? कैथोड पे आ जाती हैं। तो जब भी आपसे विद्युतीय प्रकृति की बात करेगा तो धातुएं हमेशा धन विद्युतीय होती हैं। अब कैसे धन विद्युतीय होती हैं? क्योंकि Na पर जो आयन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो दैट्स वाई ये क्या होती हैं? धन विद्युतीय होती हैं। अब हम आगे देखते हैं मिश्र धातु क्या होती हैं। कुछ धातुएं अन्य धातुओं से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं, जैसे पीतल, कांसा आदि, ठीक है। अब हम अधातुओं की प्रकृति देखते हैं कि अधातुओं की क्षारीय प्रकृति कैसी होती है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो जितने भी अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, ठीक है। परंतु हाइड्रोजन के ऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होते हैं। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड यानी जैसे OH होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे CO होता है, ये सब के सब क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, ठीक है। अधातुएं अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं एवं लवण नहीं बनाती हैं। सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे लिखा है इसी का उल्टा यहाँ पे लिखा है कि जो अधातु होती हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। अब अधातु क्या होती है मैं आपको बता दूं। जैसे आप कार्बन देखे होगे, जैसे आप हाइड्रोजन देखे होगे, ये सब क्या हैं? ये सब अधातुएं हैं, ठीक है। अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी यौगिक बनाती हैं, जैसे मेथेन CH4 मेथेन, अमोनिया NH3, ठीक है। फास्फीन जिसे PH3 कहा जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड या Cl, ठीक है, जो मैंने आपको बताया एसिड, ठीक है। तो ये एसिड होता है। इसी तरह से मेथेन जो आपको मार्स गैस के नाम से भी आप इसको जानते होगे, मार्स गैस के नाम से जानते होगे। हरित गृह प्रभाव में भी इसकी जगह होती है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना, मेथेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अधातुएं हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऋण विद्युतीय होने के कारण विद्युत अपघटन पर एनोड, मैंने आपको बताया था एनोड का मतलब होता है एनायन, एनायन का मतलब होता है कि ऋणायन, ठीक है। इसीलिए जितने भी अधातुएं होती हैं, जैसे आपका हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पे देख पा रहे हो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो ये सब के सब क्या होती हैं? एनोड पर आके रुकती हैं जब भी हम विद्युत अपघटन, यानी ये वाला फिगर में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था, ठीक है। अधातुएं मिश्र अधातु नहीं बनाती हैं, मतलब जो अधातुएं होती हैं वो कभी भी मिश्र धातु नहीं बनाती हैं। लेकिन हाँ, ध्यान देना, आप हमेशा मिश्र धातु पढ़े हो, कभी मिश्र अधातु नहीं पढ़े हो। इसलिए आप याद रख सकते हो कि जो धातुएं होती हैं वही एक दूसरे से मिल के मिश्र धातु बनाती हैं, उनमें कोई अधातु नहीं होती। मतलब अधातुएं कभी भी मिश्र अधातु नहीं बनाएंगी, लेकिन जो धातु होंगी वो हमेशा मिश्र धातु बनाने के लिए प्रयत्नशील होती हैं या जरूर से जरूर बनाती हैं। कुछ अधातुएं ऐसी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी रासायनिक श्रेणी क्या होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब मैं आपको समझा देना चाहता हूं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका ये मतलब होता है कि अगर किसी रिएक्शन में ये दोनों लेटर्स हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अगर मान लो एक रिएक्शन में हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक रिएक्शन में आप यहां देख रहे हो सोडियम। अभी मैंने आपको दिखाया वही रिएक्शन, मैं फिर से उसी से दिखाता हूं। जैसे ये NaOH एक हमारा है प्लस HCl है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों इसको विस्थापित करता है? अभी हमने पढ़ा कि ये जो सोडियम है हमारा Na है,
इस H को हटा देता है। तो क्यों हटाता है, उसका रीजन देखो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले प्रत्येक तत्व को विस्थापित करने की ताकत रखता है, ठीक है। जैसे देखो लिथियम सबसे ऊपर दिखाया गया, उसके बाद सोडियम है, फिर बेरियम है, फिर उसके बाद स्ट्रैंसियम है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, निकिल, उसके बाद यहाँ पे आपका एसएन सिलिकॉन, फिर लेड है, फिर आपका हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, चांदी है और ये सोना, ठीक है, एजी और एयू, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, सबसे कम विद्युत कह सकते हो विद्युत एक्टिव जो तत्व होता है वो होता है सोना, यानी Au होता है, ठीक है। और सबसे अधिक कौन होता है, लिथियम होता है। इसीलिए जब हम रिएक्शन कर रहे थे NaOH का, तो ये जो Na है ना, ये इस H को हटा दिया है, बिकॉज ऑफ दैट कि देखो Na कहाँ है, ऊपर है, और H उसके बहुत बाद में आता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम उसके बाद आते हैं। इसलिए इसी श्रेणी को इस तरह से भी लिख सकते हो, पहले लिथियम आता है, पोटेशियम, बेरिलियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर आप लिख सकते हो कैल्शियम, सोडियम। फिर देखो इस सोडियम के कुछ पल के बाद, यानी कुछ स्टेप्स के बाद आप कह सकते हो हाइड्रोजन आता है। इसलिए इस हाइड्रोजन को ये जो Na है वो विस्थापित करता है, और इस H की जगह पे क्या आ जाता है, Na आ जाता है। सो दैट्स वाई NaCl बनता है, एंड प्लस H2O, एंड एनर्जी यहाँ पे आप कह सकते हो स्टोर होती है या कह सकते हो निकलती है, ठीक है। तो लिखा गया है इस प्रकार अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के आधार पर धातुओं की रासायनिक सक्रियता की तुलना की जा सकती है। अब देखो ये जो धातुओं की रासायनिक सक्रियता यहाँ पे दी गई है, जो सीरीज यहाँ पे दी गई है, ये तभी लिखी गई होगी जब कभी हमने रिएक्शन करवाया होगा लैब में और हमने देखा होगा कौन से तत्व किसको विस्थापित करते हैं, तो उसके आधार पर हम ये रासायनिक सीरीज तैयार कर पाए, ठीक है। ऐसे तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर धात्विक तत्वों की एक सक्रियता क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। धात्विक तत्वों को एक सक्रिय क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो जितना एक्टिव होगा वो अपने से कम एक्टिव वाले को हटा देगा। क्लियर, समझ में आई बात। तो इस तरह से हम विद्युत रासायनिक श्रेणी को देख लिए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना कि इनका जो धातुएं होती हैं, जैसे आपकी सोडियम हो गई, इसका हम बचाव कैसे करेंगे, या धातुओं का जो रक्षण होता है उनको हम कैसे करेंगे। जैसे आपका सोडियम हो गया, फेरस हो गया, ये सब चीज़ों का, जैसे लोहा होता है उसमें जंग लग जाती है, तो उसको हम कैसे दूर करेंगे। अब देखो आप पढ़े होगे कि जो नाव होती है, देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा सोचना इस पे। जो एक नाव होती है वो हमेशा पानी में रहती है, और नाव जो होती है वो किससे बनी रहती है, लोहे से बनी रहती है। तो क्या लोहे को जंग नहीं लगता है? तो याद रखना उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। किसकी कोटिंग की जाती है? जिंक की। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जिंक का क्षरण जो है बहुत देरी से होता है, और अगर जिंक का क्षरण हो भी जाता है तो भी इसके ऊपर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बहुत मोटी परत का जिंक होता है और बहुत सस्ते में अवेलेबल होता है। इसलिए उस नाव के ऊपर, यानी कि जो पार्ट नाव का पानी में डूबा होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जिंक का कोटिंग यूज करते हैं। जैसे अब यहाँ पे जैसे हम घरों में अपने किस तरह से यूज करते हैं, पेंट लगाकर, पेंट का लेप लगाकर धातु को वस्तुओं की सतह पर पेंट का लेप से उसके क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण स्टील के फर्नीचर, लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है। हमारे घरों में भी लोहे के और स्टील से बनी हुई कई वस्तुओं पर पेंट किया जाता है ताकि वे जंग से सुरक्षित रहें। दूसरा है ग्रीस या तेल लगाकर। तो ग्रीस की परत भी धातु का वायु और नमी से संपर्क समाप्त कर उसके संचारण को रोकती है। आपने देखा होगा कि नए औजारों जैसे कैंची, चाकू पर ग्रीस या तेल लगाकर रखा जाता है ताकि उन पर जंग ना लगे। तो ये भी आपने देखा होगा। हाँ, गैल्वेनोमीटर, ये देखो धातु का चढ़ाना, ये क्या होता है? जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके हैंडल, साइकिल के हैंडल को देखो काफ़ी ज़्यादा सिल्वर कलर से चमकता होगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रो पेंटिंग के अंतर्गत आता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक के थ्रू उसकी पेंटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। गैल्वेनोमीटर कैसे किया जाता है, इसके गैल्वेनीकरण कैसे किया जाता है, ये कि देखो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की परत
जम जाती है, इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, घरों की छत बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बल्टियों, ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। अभी देखो जस्ता क्या होता है, यही जो मैंने आपको जिंक बताया ना, Zn, यही जो प्रोसेस नाव की है, इसी से नाव की प्रोसेस को हम तैयार करते हैं। यानी नाव के नीचे जो चद्दर हमें लगाना होता है, उस चद्दर को हम इसी जस्ते के कोटिंग से तैयार करते हैं, यानी उसके परत से तैयार कर देते हैं, जिससे उसका संक्षारण हम रोक सकते हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है गैल्वेनीकरण क्या होता है, तो मैं आपको बताया हूँ कि एक ध्यान में रखिएगा इस एग्जाम्पल को। उसके बाद दिया गया है विद्युत लेपन, जिसको मैंने आपको बताया साइकिल का हैंडल। अगर आप याद रखोगे तो आपको ये बिल्कुल याद रहेगा, जैसे इसके आगे पढ़ लो। कुछ धातु जैसे क्रोमियम, निकिल, टिन वायुमंडल के में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी को प्रभावित नहीं होते हैं। लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोपेंटिंग की जाती है। एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाने से उसकी चमक नष्ट हो जाती है, किंतु उसका क्षरण रुक जाता है। एल्यूमिनियम के क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन किया जाता है। मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं, अब देखो जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो एल्यूमिनियम का होता है, उसके ऊपर जो हैंडल के ऊपर होता है, तो वो उसके ऊपर इलेक्ट्रोपेंटिंग का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, जिसे विद्युत लेपन के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो उसको किया जाता है। ठीक है, मिश्र धातु बनाकर भी हम धातुओं की सुरक्षा कर सकते हैं। कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु का अधातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, अस्थायी, संक्षारण से सुरक्षित हो जाती है। स्टेनलेस स्टील लोहा कार्बन का मिश्र धातु है। जो स्टेनलेस स्टील होता है, अब ये कहाँ होता है, जैसे जो लोग कह सकते हो आप दाढ़ी बनाने के काम में जो आपके ब्लेड्स आती हैं वो स्टेनलेस स्टील होती हैं, क्योंकि इनसे अगर कट जाए तो इसके लिए आप टिटनेस की सुई नहीं लगवाने जाते हो। इसी अब ये बनती कैसे हैं, लोहे और कार्बन का मिश्र धातु है ये स्टेनलेस स्टील। तो ये आपसे पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा, जिससे आसानी से जंग नहीं लगता है। इसके अंदर जो जंग होती है वो नहीं लगती, आप देख ही रहते हो खुले में रखी रहती है, बहुत दिनों बाद ही इसमें जंग लग सकती है। तो इसको हम मिश्र धातु बनाकर भी इन चीज़ों को हम रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं मिश्र धातु और इनके गुण क्या होते हैं। चूँकि मिश्र धातु हमने पढ़ा है तो हम देख लेते हैं। जैसे पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता से बना होता है। देखो याद करने का तरीका मैं आपको बताऊँ, एक नाम याद रख सकते हो पिताजी, यानी पिताजी से पी से हो गया आपका पीतल, उसके बाद ता से तांबा और जी से जस्ता या जिंक। ठीक है, कांसा किससे बनता है, तांबा और टिन से बनता है। ठीक है, तो कांसा और जो होता है वो किससे बनता है, तांबा टिन से बनता है। सोल्जर जो होता है वो सीसा और टिन से बनता है। देखो याद रखो सोल्जर क्या होता है, जब आप कभी भी रेडियो या कभी टीवी बनवाने जाते होगे तो जो बनाने वाला होता होगा उसके पास एक आयरन होता होगा, जिससे वो एक पतले से कह सकते हो चमकीले से तार में टच कराता है। तो वो जो तार होता है ना पतला सा चमकीला सा, जिसमें वो अपने आयरन को टच कराता है, जिससे वो तार जल्दी जल्दी उसके आयरन में अंदर आता चला जाता है, वही कहलाता है सोल्जर। वो किससे बनता है, सीसा और टिन से। सीसे को हम किससे लिखते हैं, पीबी से लिखते हैं, यानी लेड से लिखा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील अभी हमने पढ़ा कि लोहा, क्रोमियम व निकिल से बनता है। स्टेनलेस स्टील मैंने आपको बताया कि पत्ती जो हम यूज करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए उसे कहा जाता है। ठीक है, अब मिश्र धातु के विशिष्ट गुण क्या होते हैं। मिश्र धातु प्रायः मूल धातु से कठोर होती है, मतलब जो धातु जिस धातु से ये बनी होती है उससे ये क्या ज़्यादा होती है, उससे ये ज़्यादा कठोर होती है। शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, इसीलिए इसे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। सोने में थोड़ा तांबा मिलाने पर यह कठोर एवं आभूषण बनाने के लिए उपयोगी होता है। अभी जब हम रासायनिक श्रेणी देख रहे थे दोस्तों, तो उसमें लिथियम सबसे ऊपर था एंड सबसे बाद में क्या था, Au यानी सोना। सोना किसी भी चीज़ से विस्थापित हो सकता है, इसीलिए कहा गया है कि जो शुद्ध सोना होता है ये काफ़ी कमज़ोर होता है और इसके कमज़ोरी के नाते इसे हमें मिश्र धातु बनाना मजबूरी होती है। इसीलिए आप देखते होगे कि जो सोना पहना जाता है 18 कैरेट 24 कैरेट इस तरह से आता है, तो जो सबसे शुद्ध सोना होता है ना उसका आभूषण हम बना ही नहीं सकते हैं, वो गल जाएगा। ठीक है, वो
पिघल जाएगा जल्दी से, इसलिए उसमें मिश्र धातु बनाया जाता है जिससे वो सोने को हम आभूषण बना सकें, जिससे हम उस पर आघात कर सकें, जिससे हम उसे डिजाइन दे सकें। ठीक है, मिश्र धातुओं का वायु तथा नमी के कारण क्षरण नहीं होता है। लोहे में क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जिससे जंग नहीं लगता है। ठीक है, मिश्र धातु का रासायनिक यौगिकों द्वारा क्षरण नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि चाहे जो रासायनिक यौगिक आप देख लोगे उसके द्वारा कोई क्षरण नहीं होगा। मिश्र धातुओं के गुण उनके अवयवी धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। अब जैसे जो सोने का गुण होता है, इससे जो सोने की मिश्र धातु बनेगी उससे क्या होगा, इसका गुण अलग हो जाएगा, बिकॉज ये कठोर हो जाएगी और ये जो शुद्ध सोना होता है वो मुलायम होता है। तो आप देख सकते हो कि इसके गुण में भिन्नता आ जाती है। जैसे सोल्जर सीसा और टिन का मिश्र धातु है। सोल्जर का गलनांक सीसा और टिन के गलनांक से कम होता है, इसलिए ये जल्दी जल्दी, मैंने आपको बताया कि जब आयरन से हम यूज करते हैं उस सोल्जर के पास तो जल्दी जल्दी गलने लगता है। इसी कारण इसका उपयोग धातुओं के टुकड़े और तारों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मिश्र धातु और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। अब मैं आपके सामने आपके क्वेश्चन आंसर को ला रहा हूं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। संक्षारित का मतलब जिसका क्षरण हो सकता है। ठीक है, तो लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़। तो बिल्कुल सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा क्या दिख रहा है कि अगर लोहे की छड़ आप खुले स्थान पे रख दोगे बिना उस पर कोई लेप लगाए तो जरूर उसमें धीरे धीरे जंग लग जाएगी। संक्षारित का मतलब होता है कि उसका क्षरण होना, मतलब खराब हो जाना, एक तरह से कह सकते हो धीरे धीरे नष्ट होना। ठीक है, अब आगे दिया गया है बॉक्साइट किसका अयस्क है। बहुत फेमस सा अयस्क है, इसको याद रखिए, हमेशा पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। एल्यूमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है, तो कौन सी ऐसी विधि है जो सांद्रण विधि नहीं है। तो निस्तापन जो है वो सांद्रण विधि नहीं है। बाकी जो तीन हैं इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो ये तीनों जो हैं वो हमारी कौन सी हैं, सांद्रण विधियाँ हैं। निस्तापन सांद्रण विधि नहीं है। सांद्रण का मतलब होता है छानना, यानी अशुद्धियों को अलग करना। तो इन तीनों विधियों से हम अशुद्धियों को अलग करते हैं। इससे हम किसी भी अयस्क की सल्फाइड की अशुद्धियों को अलग करते हैं। इससे हम उसकी लोहे की या कह सकते हो चुंबकीय अशुद्धियों को अलग करते हैं। और इससे हम वजन या हल्की अशुद्धियों को अलग करते हैं। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो की लिंक मिलेगी, जाके जरूर से जरूर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। देखो ये मैं आपको बताने वाला था, सोडियम जो होता है वो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। याद रखना, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो होता है वो ऑक्साइड से यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ठीक है, और आप सुने होंगे कि सोडियम को अगर हम जमीन पर गिरा दें तो ये आग पकड़ लेता है, या पानी में अगर रख दें तो पानी में ये आग लगा देता है। ये ऐसी धातु है जो पानी में क्या लगा देता है, आग लगा देता है। इसलिए इसको हम कहाँ रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। जंग लगने के लिए क्या क्या जरूरत है, ऑक्सीजन और नमी। ठीक है, वायु और नमी आवश्यक है। धातु में तार बनाने का गुण, जो धातु से तार बनाने का गुण होता है वो क्या कहलाता है। तो जो धातु से तार बनाने का गुण होता है हमारा, वो तारत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, तारत्व कहलाता है। इस चीज को याद रखिएगा। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। मैंने आपको शुरू के चैप्टर में ही बताया था कि इसे क्या कहा जाता है। लिखा गया है, अब यहाँ पे लिखा गया है कि किसका निर्माण पौधों एवं जंतुओं के अपघटन से होता है। तो खनिजों का जो निर्माण होता है वो पौधों एवं जंतुओं के अपघटन से होता है। हीरा कार्बन का रूप है, तो बिल्कुल सही बात है, हीरा कार्बन का रूप है। हेमेटाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, गलत है। अभी हमने पढ़ा कि एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, हेमेटाइट नहीं होता है। उसके बाद लिखा गया धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, बिल्कुल सही बात है। क्वार्टज धात्विक खनिज है। अब ये आप लोग बताओगे कि क्या सही है कि गलत, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे। क्वार्टज बहुत ही फेमस धात्विक है, इसके बारे में आप लोग खुद सर्च करो, बताओ। संगमरमर चूने के पत्थर से बना होता है, ये भी मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है। तो ये संगमरमर चूने के पत्थर से बिल्कुल बना होता है। निस्तापन की क्रिया में अयस्क को वायु के उपस्थिति में, मैंने आपको बताया था कि निस्तापन मतलब होता है वायु की अनुपस्थिति, निस्तापन का मतलब होता है वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है,
जब भर्जन करते हैं तो हम वहाँ वायु की उपस्थिति रखते हैं, इसलिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। निस का मतलब ना रखना ताप वायु को और उस समय गर्म करना, जब वायु ना रहे तब गर्म करना ही क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। तो यहाँ पे उपस्थिति दिया गया है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, तो ये है हमें इसे मिलाना है, तो ये कौन सा किसकी धातु है किसकी नहीं है, तो इसको हम लोग देखते हैं। बॉक्साइट का आपको पता है ये एल्यूमिनियम का है। ठीक है, अब जो गैलेना है ये पूरा का पूरा सीधा सीधा लेड का है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हेमेटाइट जो है वो आयरन का है। तो हमारा एक बचा है पायरोसुलाइट, ये हमारा किसका है, तो ये हमारा मैग्नीज का है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेशन होता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे पेरियोडिक टेबल, जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है एंड एंड तक पढ़ते रहना है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर हम अपनी बायो को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।